बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online system from City College of Science and Commerce मुल्तान with the Dr. यासिर खान। बेटा हम चैप्टर नंबर 12 को स्टडी कर रहे थे और चैप्टर नंबर 12 के अंदर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डाइजेशन इन स्टोमिक के हवाले से चीज़ें गाइड की थी। स्टोमिक के अंदर डाइजेशन के रिजल्ट में मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम वर्किंग करता है वो पेप्सिन है एंड पेप्सिन इज़ इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन की जब डाइजेशन होती है तो फिर पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स बन जाते हैं। समझ आई बात? जैसे हमने कहा था ना कि ओरल कैविटी के अंदर खुराक हमारी पार्शली डाइजेस्ट होती है, तो उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को ना फिर हम फूड बोलस कहते हैं। ऐसे स्टोमिक के अंदर भी जब हमारी खुराक पार्शली डाइजेस्टेड होती है तो फिर हम उसको काइम कहते हैं। तो एक बड़ा फेवरेट शॉर्ट है, येलो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द हार्ट बर्न, व्हाट इज़ द हार्ट बर्न या पायरोसिस। हार्ट का मतलब है दिल, बर्न का मतलब है जले, दिल जले। हार्ट बर्न लिटरल मीनिंग क्या है? दिल जले। इसको हम पायरोसिस भी कहते हैं। ये बोर्ड का इंतहाई फेवरेट शॉर्ट है कि हार्ट बर्न या पायरोसिस क्या होता है। तो कॉमनली ना हम बाज़ औक़ात ऐसे देखते हैं जैसे ना हमारे चेस्ट के अंदर ना कोई बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ठीक है। तो वो बर्निंग सेंसेशन जो चेस्ट कैविटी के अंदर हो रही हैं उसी को आप हार्ट बर्न या पायरोसिस कहते हो। तो हार्ट बर्न या पायरोसिस क्या है? इट इज़ द बैक फ्लश ऑफ द एसिडिक काइंड, बैक फ्लश ऑफ एसिडिक काइंड फ्रॉम द स्टोमक बैक इनटू द एसोफेगस। स्टोमक से एसोफेगस की तरफ एसिडिक काइंड का बैक फ्लश होना, वापसी आना, हम इसे हार्ट बर्न या पायरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर बर्निंग सेंसेशन होती है। जिसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर क्या होती है? बर्निंग सेंसेशन। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है कि सम टाइम आप ईटिंग टू मच फूड, बहुत ज़्यादा हम ठूंस लें, ज़्यादा खा लें, बहुत ज़्यादा खा लें तो हार्ट बर्न या पायरोसिस हो सकता है। अच्छा, हमारी पाकिस्तानियों की आदत है कि हम खा रहे होते हैं और फ़ौरन ही हम सो जाते हैं। तो लेइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग द फूड, खाया और फौरी तौर पे लेट गए। लेइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग द फूड। अच्छा, हमारी जो डाइट है ना उसमें हमारी जो पाकिस्तानी है, हम ना लिपिड के कंटेंट्स ज़्यादा ले रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आप देखो हम ना जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, जिंगर खा रहे हैं, या हम फ्राइड की हुई चीज़ें खा रहे हैं। इसका मतलब है उनके अंदर लिपिड का कंटेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हो, ऐसी फूड जिसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा हो, और आपको पता है कि ये जो फैट है इसकी डाइजेशन भी पुअर है और इसकी एब्जॉर्प्शन भी पुअर है। इस वजह से अगर हमारी डाइट के अंदर ना बहुत ज़्यादा फैटी कंटेंट मौजूद हो तो भी हार्ट बर्न या पायरोसिस हो सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये बहुत कम है, लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन। तो खाना खाया है, साथ ही हमने अल्कोहल शराब पी ली है, तो इसका मतलब ये है कि फिर भी बैक फ्लैश ऑफ एसिडिक काइम हो सकता है। या लोग स्मोकिंग करते हैं, उससे भी बाज़ औक़ात बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट कैविटी हो जाती है। या फिर कैफ़ीन या निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं कि कैफ़ीन या निकोटीन कॉफ़ी में भी है और सिगरेट में भी है। तो इसका मतलब ये है कि हम इन चीज़ों का अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट कैविटी हो रही है, और हम उस बर्निंग सेंसेशन को कहते हैं दैट इज़ नोन एज द हार्ट बर्न और पायरोसिस। समझ आई बात? तो ये हार्ट बर्न या पायरोसिस इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब डाइजेशन इन स्टोमिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमारे पास ना अगला पार्ट है। मैंने आपको कहा था कि जो स्टोमिक का पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ पर जो स्फिंक्टर मौजूद होता है उस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। उस स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका मतलब ये है कि जब खुराक स्टोमिक के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगी तो उसके बाद खुराक ने कहाँ जाना है? उसके बाद खुराक ने स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से के अंदर जाना है।
देखो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, अच्छा छोटी ये इस वजह से है डायमीटर के बिहाफ पे, वरना लेंथ के एतबार से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे बड़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ना 3 हिस्से हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एक हिस्सा है उसे हम ड्यूडीनम कहते हैं। एक हिस्सा कौन सा है? ड्यूडीनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है जेजुनम, और स्मॉल इंटेस्टाइन का एक जो हिस्सा है वो है इलियम। ड्यूडीनम, जेजुनम एंड द इलियम। ये जो ड्यूडीनम है इसकी जो लेंथ होती है वो 20 to 25 सेंटीमीटर होती है। द लेंथ ऑफ ड्यूडीनम इज द 20 to 25 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ जेजुनम इज 2/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, while the length of ileum is 3/5 of small intestine। 3/5 of small intestine। तो तकरीबन लेंथ जो मेंशन की हुई है जेजुनम की वो 2.5 मीटर है, और जो इलियम की लेंथ है वो 3.6 मीटर मेंशन होती है। तो आपने 2/5 और 3/5 को याद रखना, अगर नीचे वाला याद ना हो ड्यूडीनम की लेंथ आपने लाजमी याद रखनी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ना 3 हिस्से हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पहला हिस्सा होता है ये वो हिस्सा है जहां पर खुराक की डाइजेशन होनी है, और ये पहला वो हिस्सा है जहां पर ना खुराक के तीनों तरह के कंपोनेंट्स की डाइजेशन होनी है। यानी अब तक आप पढ़ रहे थे कि ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में बेटा सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं। स्टोमिक आपने पढ़ा, स्टोमिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। जबकि जो ड्यूडीनम है इसमें हमारी खुराक के तीनों तरह के कंपोनेंट की डाइजेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट की भी होगी, प्रोटीन की भी होगी, और उसके साथ साथ लिपिड की भी डाइजेशन होगी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ड्यूडीनम के अंदर ना उसकी अपनी जो सिक्रीशन होती है वो खुराक की डाइजेशन नहीं करवाती। ड्यूडीनम की अपनी जो सिक्रीशन है उसमें एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है एंटीरोकाइनेज। ड्यूडीनम की अपनी जो सिक्रीशन है उसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज, एंड दैट एंटीरोकाइनेज इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द ड्यूडीनम। बल्कि ड्यूडीनम के अंदर ना जो भी सिक्रीशन आ रही है वो बाहर से आती हैं और आके खुराक की डाइजेशन करवाती हैं। ड्यूडीनम वो पार्ट है जिसके साथ ना एसोसिएटेड ग्लैंड्स पड़े हुए हैं। कौन कौन सा? एक लिवर और दूसरा पैंक्रियास। ड्यूडीनम वो पार्ट है जिसके अंदर लिवर से सिक्रीशन आएगी और पैंक्रियास से सिक्रीशन आएगी जो खुराक की डाइजेशन करवाएंगे। लिवर की जो डक्ट होती है हम उस डक्ट को बाइल डक्ट कहते हैं। लिवर की जो डक्ट है उस डक्ट को हम क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। और पैंक्रियास की जो डक्ट है उस डक्ट को हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। उस डक्ट को हम क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट। अच्छा, बाइल डक्ट के अंदर जो जूस मौजूद है उस जूस का नाम है बाइल जूस। पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर जो जूस मौजूद है उस जूस का नाम है पैंक्रियाटिक जूस। इसका मतलब है ड्यूडीनम के अंदर उसकी अपनी जो सिक्रीशन है वो खुराक की डाइजेशन नहीं करवा रही, बल्कि लिवर से सिक्रीशन आएगी, बाइल डक्ट आके बाइल जूस को सिक्रीट करवाएगा ड्यूडीनम में, और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट में पैंक्रियाटिक जूस होगा जो ड्यूडीनम में आएगा और खुराक की डाइजेशन करवाएगा। और ड्यूडीनम में मैंने आपको बताया कि खुराक के तीनों तरह के कंपोनेंट्स की बेटा ब्रेक डाउन होती है। कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट भी टूटेगा, लिपिड भी टूटेगा, और साथ में प्रोटीन भी टूटेगी। हम इसका मतलब है 1 by 1 अगर हम लिवर और पैंक्रियास को स्टडी करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ द डाइजेशन अकर इनसाइड द ड्यूडीनम। देखो मैं आपको बताता हूँ कि लिवर और पैंक्रियास में कैसे डाइजेशन करवा रहे हैं। देखो पहली बात लिखी है, एंटायर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ 6 मीटर है। ड्यूडीनम की अपनी जो सिक्रीशन है उसके अंदर एंजाइम है, उस एंजाइम को हम कहते हैं एंटीरोकाइनेज। उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? एंटीरोकाइनेज। और ये एंटीरोकाइनेज ना ड्यूडीनम के अंदर डाइजेशन नहीं करवा रहा, अभी आपको अंदाजा होगा ये किसी चीज की एक्टिवेशन के अंदर इन्वॉल्व है। और नीचे ये जो 2 मेंशन किए हुए हैं ये ड्यूडीनम से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं। आपने सीसीके को याद नहीं रखना, आपकी कोर्स आउटलाइंस में नहीं है, आपने सिर्फ सिक्रीटिन को याद रखना है।
तो ड्यूडेनम वो है जिसमें एक्सोक्राइन सेक्रीशन भी है उसकी और उसकी एंडोक्राइन सेक्रीशन भी है। एक्सोक्राइन सेक्रीशन में उसका एंजाइम है दैट इज द एंटीरोकाइनेज, और एंडोक्राइन सेक्रीशन के अंदर हार्मोन है, दैट हार्मोन इज द सेक्रेटिन हार्मोन। देखो नीचे मेंशन किया हुआ है रोल ऑफ द लिवर क्या होता है। अच्छा, लिवर वो है एक ऐसा ऑर्गन है, सेकेंड ईयर के अंदर जाके आप पढ़ेंगे, इट इज द सेंट्रल स्टेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म। लिवर वो होता है जिसके साथ ना गॉल ब्लैडर भी मुंसलिक होता है। लिवर वो है जिसके साथ ना गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है, ये भी मुंसलिक होता है लिवर के साथ। देखो लिवर के अंदर ना डक्ट्स होती हैं, ये डक्ट, ये डक्ट। ऊपर वाली जो डक्ट होती है उसे हम कहते हैं राइट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट। नीचे वाली जो होती है उसे हम कहते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। लिवर के अंदर ना डक्ट्स हैं, एक है राइट हिपैटिक डक्ट और दूसरी कौन सी है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अच्छा, ये दोनों तरह की डक्ट्स जब आपस में कंबाइन करती है ना तो उससे बनती है CHD, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कौन से डक्ट बनती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है। नीचे ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट जाती है उस डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। उस डक्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उस डक्ट का नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट है। तो जब भी कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ ये जो सिस्टिक डक्ट मैंने रेड से मेंशन की थी ये कंबाइन करती है ना, तो उसके रिजल्ट में आगे ये जो ब्लू से मैंने मेंशन किया तो वो एक बाइल डक्ट बन जाती है। कॉन्सेप्ट की हद तक याद रखना, हमारी बुक में ना बाइल डक्ट की फॉर्मेशन नहीं दिखाई हुई। तो राइट हिपैटिक डक्ट एज इट कंबाइंस विद द लेफ्ट हिपैटिक डक्ट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमन हिपैटिक डक्ट। As the cystic duct which comes from the gallbladder, it get enter into the common hepatic duct, it results in the formation of bile duct. और ये bile duct वो है जिसके अंदर ना bile juice मौजूद होता है। bile duct वो है जिसके अंदर bile juice मौजूद होता है। bile juice के हवाले से आप एक बात याद रख लें कि formation of bile juice कहाँ पे होती है और storage और concentration of bile juice कहाँ पे होती है, ये इंतहाई important MCQ है। तो ये जो बाइल जूस है इसकी फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, फॉर्मेशन ऑफ द बाइल जूस अक्कर इन द लिवर। बाइल जूस की फॉर्मेशन किधर होनी है, लिवर के अंदर होनी है। जबकि बाइल जूस का स्टोरेज, बाइल जूस का स्टोरेज और बाइल जूस की कंसंट्रेशन, ये दोनों काम ना गॉल ब्लैडर के अंदर होते हैं। स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल जूस अक्कर इनसाइड द गॉल ब्लैडर। तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस अक्कर इनसाइड द लिवर व्हाइल स्टोरेज एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल जूस अक्कर इनसाइड द गॉल ब्लैडर। अच्छा, ये जो बाइल जूस है इसके अंदर होता क्या है, बाइल जूस को हम कहते हैं ये एक तरह का ना ग्रीन वाटरी फ्लूइड है, ये मेंशन किया हुआ है, ग्रीन वाटरी फ्लूइड है। अच्छा, बाइल जूस वो होता है जिसमें बेटा बाइल सॉल्ट्स हैं। इन सॉल्ट्स के आपने नाम नहीं याद रखने, ये आपकी बुक में नहीं है। बाइल जूस के अंदर ना बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स। और बोर्ड का एमसीक्यू है कि बाइल जूस एक ऐसा जूस होता है जिसमें एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम, जिसमें एंजाइम नहीं है। तो बाइल जूस इज एक्चुअली द ग्रीन वाटरी फ्लूइड विच कंटेन्स द बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स एंड इट हैज नो एंजाइम। देखो ये जो बाइल सॉल्ट होता है ना, ये एक वो सॉल्ट है जिसका रोल क्या होता है। ये बाइल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाना। क्या करवाना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है कि फैट का एक बड़ा सा टुकड़ा है, उस बड़े से टुकड़े को छोटे छोटे सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करवा देना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है। टू कन्वर्ट द लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू द स्मॉलर सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स, हम इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं।
और ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है ना बेटा, इसे हम मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। इसका मतलब है लिवर जो है ये मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड के अंदर इन्वॉल्व होता है। हाउ इट इज इन्वॉल्व इन द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड? विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ड्यूरिंग द इमल्सिफिकेशन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द स्मॉलर सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स। समझ आई बात? अच्छा, बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं? देखो बाइल पिगमेंट्स ना वो तमाम हैं, बाइल पिगमेंट्स वो तमाम होते हैं जो हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन से बनते हैं। हीमोग्लोबिन जब टूटती है ना, उसकी ब्रेक डाउन से क्या बनते हैं? बाइल पिगमेंट्स, जिसमें से एक तरह के बाइल पिगमेंट का आप नाम भी याद रख रहे हैं, दैट इज द बिलीरुबिन। एक तरह के बाइल पिगमेंट का नेम मैंने मेंशन किया, हम उसको बिलीरुबिन कहते हैं। देखो ये जो बाइल पिगमेंट है ना, ये हमारा वेस्ट है, और ये जो बाइल पिगमेंट है इसने हमारे फीसिस में से, फीसिस हम वेस्ट को कहते हैं जो हमारी बॉडी में एनस की मदद से बॉडी के बाहर जाता है, और हमारे यूरिन की मदद से बाइल पिगमेंट्स ने बॉडी के बाहर जाना है। देखो यूरिन का जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक कलर है और फीसिस का जो भी कलर है कैरेक्टरिस्टिक, वो किसकी वजह से है? वो बिलीरुबिन की वजह से है, बाइल पिगमेंट्स की वजह से है। तो बाइल पिगमेंट्स आर एक्चुअली द वेस्ट, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। और ये रिमूव कैसे होते हैं? या तो यूरिन की मदद से होते हैं या फीसिस की मदद से होते हैं। अगर बाइल पिगमेंट्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर अकामुलेट हो जाए ना, अगर बाइल पिगमेंट्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर अकामुलेट हो जाएं, तो उससे क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर अगर बाइल पिगमेंट्स अकामुलेट हो जाएं तो वहां से ये ब्लड में जाते हैं, एंड अकामुलेशन ऑफ द बाइल पिगमेंट्स इन आवर ब्लड कॉजेज द जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, यानी क्या होता है? स्किन येलो कलर की होना शुरू हो जाती है, आईज का कलर येलो होना शुरू हो जाता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। अच्छा, जॉन्डिस क्यों हो रही है? ड्यू टू द अकामुलेशन ऑफ द बाइल पिगमेंट्स, उसकी अकामुलेशन की वजह से हो रही है। समझ आई बात? अब आप देखो ये अकामुलेट हो गए। देखो लिवर वो है जिसके बारे में हम कहते हैं कि जी इट इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करवाता है? कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म करवाता है। यानी लिवर ने ना हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को निकालना है और उसके मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करवाना है। बाज़ औक़ात जब हम इतनी ज़्यादा लिपिड रिच डाइट लेते हैं ना, तो लिवर भी थक जाता है कि कितना कोई मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल करवा ले। तो उसके रिजल्ट में कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि यही जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेसिपिटेट होके, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है रिसना, थोड़ा थोड़ा करके जाना, प्रेसिपिटेट होके अगर गॉल ब्लैडर के अंदर चला जाए तो उससे क्या होगा? उससे पित्ते की पत्थरियां बनना शुरू हो जाएंगी, जिन्हें हम गॉल स्टोन्स कहते हैं। कि जब जब हम लिपिड रिच डाइट ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? लिवर इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और लिवर भी एक हद तक कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करवाता है। तो बाज़ औक़ात जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर से प्रेसिपिटेट होके गॉल ब्लैडर में जाएगा, वहाँ पे अकामुलेट होगा, और अकामुलेट होके क्या करवाएगा? इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स, पित्ते की पत्थरियाँ बनवा देंगे। फिर क्या होता है? गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाना पड़ता है अगर ऐसा हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया कि जी लिवर एक्चुअली ना क्या कर रहा है। मैंने आपको दूसरी बात जो बताई थी ना लिवर के साथ, वो मैंने आपको बताई थी जी पैंक्रियाज। ये मेंशन किया हुआ जी, देखें आप, ये एक बड़ा सा फैट का ग्लोब्यूल है। इस फैट के बड़े से ग्लोब्यूल को आहिस्ता आहिस्ता ना छोटे छोटे सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। ये मैं आपको इधर बता रहा था कि हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होती है ना, तो बिलीरुबिन बन जाते हैं। बिलीरुबिन क्या है? एक बाइल पिगमेंट है जिसका काम होता है फीसिस को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करना, फीसिस को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करना, या यूरिन को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करना। अगर बाइल पिगमेंट्स अकामुलेट हो जाए तो जॉन्डिस होगा, कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होकर गॉल ब्लैडर में जाना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? गॉल स्टोन्स होते हैं। देखो पैंक्रियाज, पैंक्रियाज ना एक डुअल ग्लैंड है।
पैंक्रियाज एक ऐसा टिपिकल ग्लैंड होता है जिसकी दोनों तरह की सिक्रीशंस होती हैं। कौन कौन सी सिक्रीशन है? एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी है एज वेल एज द एंडोक्राइन सिक्रीशन भी है। पैंक्रियाज की दोनों तरह की सिक्रीशन है। पैंक्रियाज को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ना हम इसको इसकी एंडोक्राइन एक्टिविटी की वजह से कहते हैं कि पैंक्रियाज का जब भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो आपको एंडोक्राइन सेल्स ना थोड़े थोड़े मुख्तलिफ जगहों पर मिलेंगे, तो हम इस बिहाफ पे कहते हैं इट इज़ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो पैंक्रियाज की बेटा जो एंडोक्राइन एक्टिविटी होती है ना उसके अंदर दो तरह के हार्मोन हैं। एक तरह के हार्मोन को हम कहते हैं इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन, दो तरह के हार्मोन्स हैं। जबकि इसकी जो एक्सोक्राइन एक्टिविटी है, मैंने अभी आपको बताया कि पैंक्रियाज से ना एक तरह का जूस रिलीज होता है। मैंने बताया था कि पैंक्रियाज की ना अपनी एक डक्ट होती है, दैट डक्ट इज नोन एज द पैंक्रियाटिक डक्ट, और उस पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर पैंक्रियाटिक जूस मौजूद है। अच्छा, ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है ना उसके अंदर वेरियस एंजाइम्स मौजूद होते हैं और बाकी तमाम चीज़ें हैं। जैसे एक एंजाइम मेंशन किया हुआ है ट्रिप्सिनोजेन, एक एंजाइम मेंशन किया हुआ है पैंक्रियाटिक लाइपेज, एक एंजाइम मेंशन किया हुआ है पैंक्रियाटिक अमाइलेज जिसको हम अमाइलोप्सिन कहते हैं। पैंक्रियाटिक अमाइलेज जिसको हम क्या कहते हैं? अमाइलोप्सिन। तो एक पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, एक ट्रिप्सिनोजिन है, एक पैंक्रियाटिक लाइपेज है। ये आपको ना आगे जाके टेबल के अंदर मिलेगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या होता है, और ये भी आपको आगे जाके टेबल में मिलेगा जी काइमोट्रिप्सिनोजिन क्या होता है। तो पैंक्रियाज के एंजाइम क्या कर रहे हैं ड्यूटीनम के अंदर आके, हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यूएट करेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ना अपनी सिक्रीशन की मदद से करवा क्या क्या रहा है। आज के लेक्चर के अंदर बेटा जो बात आपको समझ ना आई हो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।